हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता हास नियम की व्याख्या कीजिए तथा हीरा पानी डायमंड, जो आपके सामने डायमंड वाटर का जो आपके सामने जो विरोधाभास को आपको समझाना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझने को मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ के साथ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं फ्री में मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको, जैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे क्लिक करोगे क्या, तो वहां पर आपके सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर नहीं मिले, फाइल वाले सेक्शन में जाकर सर्च कर लेना, माइक्रो MICRO छोटे शब्दों में, वहां पर मिल जाएगी आपके सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, पढ़ लेना वहां पर। अगर नहीं मिले तो कमेंट कर देना, कमेंट में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। समझ में आ गया? साथ के साथ अगर आप ये जो पूरा प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर मैंने फ्री में पढ़ा रखा आपके सामने। कहां पर पढ़ा रखा है? प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, सारे के सारे पर्सन वहां से जाकर रिवाइज कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? अच्छे से रिवीजन कर लेना। साथ के साथ यहाँ जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट व मंत्रा से। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, चुपचाप किसी को बताना मत, चुपचाप खरीद लेना। समझ में आ गया? वरना और कोई खरीद लेगा। सीमांत उपयोगितावाद का हास का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, DMOU क्या होता है आपके सामने, है ना? सीमांत हास का यह नियम बताता है जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाई को लगातार उपभोग करता रहता है तो उसको प्राप्त होने की जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। यानी पहले रोटी खाने से जितनी संतुष्टि मिलती थी उतनी पांचवी रोटी खाने पर कम संतुष्टि मिलती है। रोटी खाने वाला उदाहरण सही नहीं बैठेगा, मैं बताऊंगा आपको सही उदाहरण क्या होगा। भाई आपको क्या मन में थी कि भाई मुझे तो कलाकंद खानी है, या फिर कलाकंद छोड़ो, काजू कतली। काजू कतली सबकी फेवरेट होती है आपके सामने, है ना? तो आपका क्या हुआ, आप अभी थोड़े दिन पहले जो शादियों का मौसम चल रहा था ना, लगभग विद्यार्थी आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, जिम ने तो सब जाते हैं भाई आपके सामने। और भाई जो जयपुर शहर के विद्यार्थी है ना, माफ करना भाई मेरे को तो, आपको तो आपका पता नहीं आप क्या जिमते हो, लेकिन हमारे इधर के साइड में जो शादी का फंक्शन होता है, आप रिसेप्शन वगैरह जो भी करते हैं, जहां पर जो शादी वगैरह बुफे वगैरह भाई, है ना, लगता है आपके शहर वालों के लिए बुफे और जो ग्रामीण वालों के लिए जिमनवार बोलते हैं भाई हमारी साइड में। तो जहां पर आप काजू कतली खाने गए, मिठाई होती है, मावे से बनती है। अगर किसी को नहीं पता भाई, काजू का और मावे का बनाकर काजू कतली का निर्माण किया जाता है। और जिसको काजू कतली भी नहीं पता वो भाई गूगल कर लेना, आप तो एकदम जेनजी हो। समझ में आ गया, है ना? तो वो काजू कतली खाने के लिए गए, एक काजू कतली आपने उठाई, आप सोच के गए कि आज तो मैं बस 20 खा जाऊंगा, पूरी पूरी, एक नहीं 20 खाऊंगा, है ना? आप गए और पहली खाई, आपको एकदम आ गया स्वाद। आपने बोला कि भाई एक काम कर, तू 10 एक साथ धर। आपने खानी शुरू करी, आप 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई। अब धीरे धीरे क्या हुआ आपके सामने, अब आपका ऐसे लगने लगा कि मुझे ना बस अब उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना? धीरे धीरे आपका थोड़ा उसमें जो इंटरेस्ट वो कम होने लगा। फिर आपने 7 खाई, 8 खाई, 9 खाई, 10 तक खाई, पेट भर गया आपका। तो आपको ऐसा फील हो गया कि बस अब और तो खाने का मन नहीं करे और मैं इससे अधिक एक और नहीं खा सकता हूं। इसी को क्या कहा जाता है? अतिरिक्त सीमांत उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। मतलब जो काजू कतली खा रहे हो, आपका जो रुचि है वो धीरे धीरे घट रही है। क्या? काजू कतली को आप क्या कर रहे हो, खाते जा रहे हो, है ना? ऐसे समझो काजू कतली पूरी थी, अब आपने इतनी छोटी है, धीरे धीरे क्या आपका इंटरेस्ट भी घट रहा है। समझ में आ गया? किसी चीज को जितनी ज्यादा उपयोग करोगे उसको उतना ही ज्यादा उसमें इंटरेस्ट घटने लग जाता है। भाई नई नई बाइक लेकर आए थे आप, सोचो जब आपने पहली बार बाइक चलानी शुरू की थी कितना आपको अच्छा लगता था, है ना, कि भाई मैं चलाऊंगा। और आज आपकी क्या हालत है कि भाई को मेरी जगह आप किसी कोई और दे दे और किसी को घर वाले काम के लिए ले जाए तो अच्छा लगता है। ऐसा ही हो रहा ना आपके सामने, ऐसा ही होता है। नई गाड़ी लेकर, अब आपको गाड़ी का शौक है, भाई मुझे तो नई गाड़ी चलाने को हो जाए, वो लेकर आओगे, थोड़े दिन उसकी देख रेख करो, फिर उसमें भी आपके सामने क्या हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट घट जाएगा। तो इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता का हास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। काजू कतली वाले उदाहरण से एकदम सेट बैठ गया होगा आपके सामने, समझ में आ गया आपके सामने? तो जितनी कोई चीज का उपभोग करोगे उतनी कम संतुष्टि मिलेगी। इसीलिए आप क्या करते हैं भाई, आप क्या डेली जिमनवार में जा रहे हो, आप डेली आप क्या कर रहे हो, शादी फंक्शन में बुफे वगैरह पे जा रहे हो, तो अब आपको उतना ज्यादा मिठाई खाने का मन नहीं करेगा, सिंपल रोटी सब्जी खाकर आ जाओगे या फिर कोई चाट वगैरह खा के आ जाओगे।
समझ में आ गया आपके सामने? जितना पहले दिन जो आपको अच्छा लगा था ना, उतना आपके सामने रेगुलर कोई चीज को करते रहोगे तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा। आधार की बात करें, यह नियम इस तथ्य पर आधारित होता है कि किसी विशेष आवश्यकता को एक समय को पूरी तरीके से संतुष्ट किया जा सकता है। मतलब ये तथ्य ये बताता है, अगर आप कोई भी चीज किसी इंसान की आवश्यकता को पूरा करना चाहते हो ना, तो उसको दे दो एक बार में, वो चीज कर लेगा, खुश हो जाए। भाई एक बार बाइक चलाने, कोई व्यक्ति को बाइक चलाने का मन कर रहा ना, तो 1-2 महीने उसको चलाने दो, फिर अपने आप ही उसका मन नहीं करेगा चलाने का। समझ में आ गया? तो किसी चीज की जरूरत होती है, उसको वो चीज कर लेनी चाहिए, फिर उसको वो काम करने का मन नहीं करता। अब आप ये मत कहने लग जाना कि सर इंस्टाग्राम से तो हम इतने दिन हो रहे हैं चलाते हुए, हमारा मन नहीं भर रहा है, बिल्कुल डेली चलाते हैं, मजा आ जाता है एकदम। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो एक चीज नहीं है, उसमें एल्गोरिदम चेंज होता रहता है। एल्गोरिदम चेंज कैसे होता रहता है मैं बताऊं आपको। पहले आपको क्या, एक आज आपका खुशी का मूड था तो उन्होंने आपके सामने कॉमेडी वाली भेज दी। फिर एक दिन आपका सैड मूड था तो उन्होंने आपके सामने क्या हुआ, सैड सी भेज दी। फिर आपके सामने एक दिन कैसा मूड, आपका थोड़ा मूड हो गया, फिर आपको वैसी भेज दिया आपके सामने। तो ये एल्गोरिदम है ना, बदलता रहता है। और चीजें होती हैं, जैसे बाइक है, उसमें एक जैसा ही फीलिंग आएगी, कैसी, रोमांच वाली, एडवेंचर वाली फीलिंग आती है आपकी, जो उत्साह बढ़ता है इस चीज से। समझ में आ गया आपके सामने? तो हो सकता है आपका डेली उत्साह मतलब रोमांच वाला मूड नहीं हो। समझ में आ गया? तो इंस्टाग्राम पे इसीलिए आपकी वो मांग नहीं घटती है, क्योंकि वो एल्गोरिदम को बदलते रहते हैं, रिटेंशन रेट बढ़ता रहता है। अब आप क्लास देखोगे, 3 मिनट बाद में देखने बाद में आपकी मांग की पूर्ति, ओहो मैं तो और कौन देखूं, मैं होता ना आपका मन ऐसा, तो वो इसीलिए होता है। यह नियम उपभोक्ता व्यवहार और मांग के नियम पर आधारित है। मतलब कोई भी उपभोक्ता होता है, कोई भी कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे काम करता है और उसकी कैसी डिमांड होती है, इस चीज को मांग पर काम करता है। और ये जितनी कंपनियां होती है ना, ये इसके रिवर्स में काम करती है। ये नियम तभी लागू होता है जब उपभोक्ता निरंतर हो, वस्तुओं की सभी इकाइयां समान हो और उपभोक्ता की रुचि व आय स्थिर हो। ये कब लागू होता है? इंपॉर्टेंट चीज है। कब? जब कोई भी ना, ये नियम तब लागू हो जब उपभोक्ता निरंतर किसी चीज को चाहिए, उसको निरंतर। अब आपको बाइक डेली चलानी पड़ती है, क्या तो कॉलेज में जाने के लिए, घर पे घर वाले आपको कोई काम कर देते हैं, है ना, और इकाई भी समान है। भाई आपके पास पल्सर बाइक है या आपके पास रॉयल इनफील्ड बाइक है, तो डेली वही चला रहे हो, तो आपका ना, अगर आपको दूसरे दिन अगर आपको क्या दे दी, R15 दे दी, तब आपका थोड़ा मजा आ जाएगा आपको, क्यों, नई बाइक हो, है ना। तो ये नियम तभी लागू होता है जब इकाई भी समान हो और उपभोक्ता लगातार वही कार्य कर रहे हो और उसकी रुचि और आय भी स्थिर रहे। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने, हीरा पानी का विरोधाभास, डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या कहता है? ये विरोधाभास किसके द्वारा रखा गया था? ये अलग से भी आ सकता है भाई, पर्सन डायमंड वाटर पैराडॉक्स। मैं जो पर्सन बता रहा हूं ना, जरूरी नहीं कि वो पर्सन सेम टू सेम आए, पर्सन अलग से भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पर्सन यही आएंगे आपके सामने। बस अच्छे से पढ़ लेना मेरे नोट्सों को, और जो मैं वीडियो क्लासेस ले रहा हूं इनको अच्छे से कर लेना, आपको इससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यह विरोधाभास किसने प्रस्तुत किया था? एडम स्मिथ के द्वारा प्रश्न किया था। सवाल, पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है इतना सस्ता क्यों है, जब हीरा जो जीवन के लिए अनावश्यक है वो इतना महंगा क्यों है? इसके बारे में ये सवाल उन्होंने पूछा था। क्या पूछा था? पानी, इंसान अगर पानी नहीं पिए तो क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो सकती है ना। भाई 5 दिन पानी ना दे आपको, आप निपट जाओगे। पानी, अब आप कहोगे सर कैसे निपटेंगे, मैं आपके सामने कोकोनट वाटर पी लूंगा। अच्छा, कोकोनट वाटर भी नहीं पीना, कुछ वाटर नहीं पीना, आपको एकदम सूखा सूखा खाना दे और पानी नहीं पिलाए तो आप निपट लोगे। समझ में आ गया आपके सामने? जो हीरा है, अब हीरे को कोई खाने के लिए जरूरी थोड़ी है, हीरा तो देखने के लिए पहनते हैं लोग, अपना थोड़ी स्टाइल मारने के लिए। तो इस प्रकार का आवश्यक नहीं, फिर भी वो इतना महंगा क्यों होता है? इसके बारे में प्रश्न पूछा उन्होंने और इसका क्या जवाब दिया उन्होंने? DMU। क्या होता है? कुल उपयोगिता, पानी की कुल उपयोगिता जीवन बचाने के कारण हीरे से अधिक है। मतलब उसकी उपयोगिता तो बहुत है। किसकी उपयोगिता किसकी है? पानी की उपयोगिता ज्यादा है। समझना, धीरे धीरे चीजों समझना, पानी की उपयोगिता ज्यादा है, मतलब पानी जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हीरा उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, सीमांत उपयोगितावाद। पानी की पूर्ति बहुत अधिक है, इसलिए सीमांत उपयोगितावाद, अंतिम इकाई से संतुष्टि लगभग शून्य है। अब क्या है, पानी की उपयोगिता ज्यादा है, लेकिन पानी पूरी दुनिया में है भी तो सरों। उस गांव में जाकर देखो जहां पर पानी की कमी है, वहां उसकी देखना कितनी ज्यादा डिमांड होगी। इंसान आपके सामने घर में ना, सोने को एक बार खुला छोड़ देंगे, पानी को ना छोड़ दें। गर्मी का मौसम आएगा, एकदम ढक ढका के रखेंगे एकदम व्यवस्थित तरीके से। लेकिन पूरी दुनिया में पानी की जरूरत ज्यादा है, तो पानी पूरी दुनिया में है भी बहुत, तो इसलिए क्या है, उसकी अंतिम इकाई की संतुष्टि लगभग शून्य होती है।
क्यों? क्योंकि वो हर व्यक्ति के पास आसानी से मिल जाता है। इंसान को किस चीज को करने में मजा आता है? जो उसी के पास हो, सिर्फ उसके पास। जबकि हीरे की आपूर्ति बहुत कम होती है, इसीलिए उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक है। लेकिन हीरा क्या है, चाहिए भी कम लोगों को, लेकिन वो है भी बहुत दुनिया में कम। और अगर कोई किसी इंसान के पास है ना, कोई अब आईफोन देख लो भाई, आईफोन की इतनी ज्यादा ना, आईफोन इतना ज्यादा लोग क्यों खरीदते हैं? क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता उसको। तभी तो हर कोई कि भाई आपको लगता है कि अरे इसके पास तो आईफोन है ना, ऐसा फीलिंग आती है ना। क्यों? आजकल तो सभी लोग खरीद लेते हैं, इतने तो अमीर सब हो गए आजकल। लेकिन मान लो पहले के समय कोई टाइम हुआ करता था जब ये ब्रांड वैल्यू हुआ करती थी आईफोन की, कि भाई जिसके पास पैसा उसी के पास आईफोन रहता है। अगले वाला है, बाजार में आप वस्तु की कीमत उसकी कुल उपयोगिता से नहीं बल्कि उसकी सीमांत उपयोगिता व दुर्लभता से तय होती है, इसलिए हीरा महंगा होता है। मतलब पूरी दुनिया में कोई चीज की कितनी वैल्यू होगी इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि उसकी उपयोगिता, मतलब कितने लोगों को वो चीज चाहिए, बल्कि इस चीज से होती है कि वो चीज कितनी कम है इस दुनिया में। सोना भी इसीलिए महंगा है, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे कम पाया जाता है। समझ में आ गया? और उसको दैनिक जीवन में लोग यूज भी करते हैं पहले के समय से, इसीलिए वो ज्यादा महंगा होता है। और यही चीज हीरे पर भी लागू होती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगितावाद के हास नियम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हीरा वाटे विरोधाभास भी आपको समझा दिया है। प्रश्न को एकदम विस्तार से लिख कर आना है, समझ में आ गया ना? अच्छे से लिख के आ जाना इसको। तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है तथ्यता, उदासीनता वक्र एवं बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट कीजिए, आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव को भी समझाइए। तो आपके सामने ये प्रश्न अलग अलग भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपन प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, अगर ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने जो ये मैं पढ़ा रहा हूं, जो पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी? आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पर देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर दे रखा है? डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कहां पर दे रखा है? फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर जाकर फाइल वाले सेक्शन में जाकर सर्च करना, आपको क्या MICRO छोटे शब्दों में कर लेना। वहां पे BA फर्स्ट सेमेस्टर आपके सामने, या फिर माइक्रो रहने देना, आप इकोनॉमिक्स भी सर्च कर सकते हो, इकोनॉमिक्स सर्च कर लेना। समझ में आ गया? छोटे शब्दों में जैसे मैंने लिखा वैसे सर्च कर लेना, BA फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के नाम से आपके सामने PDF देखने को मिल जाएगी। या फिर नहीं मिले तो कमेंट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। साथ के साथ सारे सिलेबस को अगर रिवीजन करना चाहते हो तो आपके सामने क्या होगा, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर रिवीजन कर सकते हो। उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु को प्राप्त करता है जहां पर वह अपनी सीमित आय और वस्तुओं की कीमत को देखते हुए संतुष्टता प्राप्त करता है। मतलब भाई आदमी है ना, ये क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, वो पॉइंट जब आदमी को क्या भाई, आदमी की इच्छा तो ऐसे है कि वो हाथी भी खरीद ले, घोड़े भी खरीद ले, सब कुछ खरीद ले, पूरी दुनिया को खरीद ले, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हो। फिर तो ऐसे हो, मंगल ग्रह खरीद लो, पृथ्वी को तो खरीद ही लिया मैंने, है ना? ये इंसान की सोच होती है, कुछ भी खरीद ले उसको संतुष्टि नहीं मिलती आपके सामने। भाई छोटा सा उदाहरण क्यों दूं, अगर आपके पास अगर आप पैदल चलते हो ना, तब आपने बचपन में सोचा होगा कि भाई मेरे पास साइकिल आएगा तब क्या मजा आ जाएगा मेरे को, सोचा था ना आपने। वो साइकिल आ गया मजा, थोड़े दिन आया, फिर आपको लगा कि मजा नहीं आ रहा, कब तक साइकिल चलाऊंगा मैं, मेरे साथ वाले बाइक चला रहे हैं। फिर आपको क्या, आपको बाइक ला दी भाई, फिर आप बाइक चलानी शुरू किया आपने, थोड़े दिन चलाई और आपको उसमें भी क्या हुआ, बस बाइक चला के मन भर गया, इसको कौन चलाए, दो पहियों पे सारे दिन बैठे रहो, कमर में दर्द हो जाता है, परेशान हो जाता हूँ, और सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी, बारिश में बारिश, बहुत परेशानी है। बाइक गाड़ी आ जाए मजा आ जाए, फिर आपको भाई गाड़ी मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, या काफी बच्चों घर पे है, बाइक भी गाड़ी भी चला लिया आपने। अब क्या हो गया, अब आपको ये लग रहा है कि इस गाड़ी में मजा नहीं, बड़ी वाली लेकर आएंगे, बड़ी वाली भी लेकर आ जाओगे, फिर आप क्या कहोगे, उसमें भी मजा नहीं है, और बड़ी वाली लेके आते हैं, आपने रॉयल रॉयल्स लेकर आ गए। मान लो आप भगवान की दया से बहुत अमीर हुए, आपने बहुत मेहनत की, रॉयल रॉयल्स भी लेकर आ गए।
लेकर आ गए। फिर आप क्या कहोगे, वो पहले पुराने वाली थी ना उसमें ज्यादा स्वाद था भाई, एक तो इसमें तेल इतना लगता है, बाकी इसमें कंफर्टेबल बहुत आपके सामने, लेकिन स्वाद उसमें जो आया वो कभी नहीं आया जीवन में। क्यों आया उसमें, पहले वाली जो बाइक, पहली बाइक चलाई उसमें, पहली गाड़ी चलाई उसमें क्यों स्वाद आया, क्योंकि वो वस्तु उस समय की थी जब आपको सबसे ज्यादा उस चीज की जरूरत थी, और जब किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो चीज मिलती है, सबसे ज्यादा संतुष्टि तभी मिलती है आपके सामने। समझ में आ गया। तो ये इंसान का व्यवहार होता है, चाहे कुछ खरीद ले उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है। वो इच्छाएं कैसे पूर्ति होती है, मैं बताता हूं आपको इच्छाएं कैसे पूर्ति होती है। इच्छाएं पूर्ति होती है जब भाई आपके पास पैसे था सिर्फ किसका, एक किस खरीदने का, एक आपको स्विफ्ट डिजायर खरीदने का आपके पास पैसा था, और आपने स्विफ्ट डिजायर खरीद ली। आप भैया आपके पास आपका मन तो रॉयल इनफील्ड, रॉयल रॉयल्स खरीदने का, लेकिन पैसा ही नहीं है। समझ में आ गया। तो आप क्या कहोगे, भाई मेरे पास जो गाड़ी है ना सबसे बढ़िया गाड़ी वही है इस दुनिया की, स्विफ्ट डिजायर। क्यों, क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो यही होता है, सीमित आय और वस्तुओं की कीमत देखकर जब इंसान संतुष्टि प्राप्त करता ना, उसी को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता संतुलन के नाम से जाना जाता है। वरना तो आदमी के पास पैसे हो तो वो जहाज खरीद ले, फिर भी ऐसे कहे ओ हवा में तो कोई स्वाद ही नहीं, जमीन में पैदल चलने में जो स्वाद आ रहा है, देखो नीचे आदमी कैसे अच्छाई से चल रहा है। समझ में आ गया। तो इंसान कुछ भी खरीद ले उसको संतुष्टि जब प्राप्त होती है जब वो कोई चीज खरीद नहीं पाता है। समझ में आ गया। उसके पास कोई वस्तु हो और फिर उससे बड़ी नहीं खरीद पाए तभी उसको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तटस्थ वक्र विश्लेषण में संतुलन की दो शर्तें होती है, मतलब इसमें दो शर्तें बताई गई हैं। पहली शर्त है बजट रेखा, जब उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमत को दर्शाती है, यानी अधिकतम कितना खर्च कर सकता है। यह क्या दिखाती है आपके सामने, उपभोक्ता की मतलब भाई उसकी इनकम और कितनी प्राइस है, जो कोई भी चीज आपके सामने उसकी ऑब्जेक्ट प्राइस कितनी है, तो उसके बीच में संतुलन दिखाएगी, और उसमें दिखाएगी कितनी वो ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकता है, उसकी लिमिट कितनी है कोई भी वस्तु को खर्च करने की। उसको किस नाम से जाना जाता है, बजट लाइन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तटस्थता वक्र ये उपभोक्ता की समान संतुष्टि के लिए विभिन्न बंडलों को दिखाता है कि भाई कोई इंसान है ना कितने कितने प्राइस पे, भाई कोई आदमी महीने के लाख रुपए कमाता है, समझ में आ गया, आपके सामने वो क्या 30,000 रुपये गाड़ी लेके संतुष्ट हो जाएगा। समझना। अब कोई आदमी महीने के 10 लाख रुपए कमाता है, 2 करोड़ की गाड़ी लेके संतुष्ट होगा, और कोई आदमी महीने के बेचारा कमाता है 10,000, वो आपके सामने 1 लाख रुपए की जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आती है उसमें वो इतना संतुष्ट है, वो रॉयल रॉयल्स में नहीं हो सकता कोई आदमी। समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि भाई रॉयल रॉयल्स में तो 2 आदमी बैठ सकते हैं, 4 बैठ जाएंगे, है ना, फैमिली जा सकती है, वो 4 को बाइक पे बैठाएगा प्लस सामान भी लेकर जाएगा, तो सबसे ज्यादा संतुष्ट वो होगा। हंसी मजाक में बता रहा हूं। तो इसको क्या कहा जाता है, तो उपभोक्ता का कौन कौन सी वो प्राइस होती है जब वो संतुष्ट होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तटस्थता वक्र के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अगला है संतुलन बिंदु। संतुलन वहां होता है जब बजट रेखा सबसे ऊंचे आईसी को छू लेती है, मतलब आप आईसी करो को जो सबसे उछले पॉइंट पे आपके सामने छू लेती है ना, तब भी उसका संतुलन दिखाई पड़ता है। आईसी का ढलान एमआरएस और बजट रेखा के ढलान वस्तु की कीमतों के अनुपात बराबर होता है। भाई जैसे जैसे आपके इंसान आईसी नीचे आता चला जाएगा, जैसे जैसे बजट रेखा जितनी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गया। आय प्रभाव क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, जब उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ती है तो कीमतें स्थिर रहती हैं, तो उसकी मांग में जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहा जाता है, आय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। मतलब जब कोई उपभोक्ता होता है ना, उसकी जो वास्तविक आय बढ़ती है, समझ में आ गया, कीमत स्थिर है, मांगे बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, तो उसके मांग में भी परिवर्तन आता है। भाई पहले आपका क्या हुआ, पहले आपकी 20,000 रुपए आप पूरी साल के कमाते थे, भाई आप अपने घर में देख लो सिंपल, आपके पापा जी 20,000 रुपए कमाते थे, अब क्या हुए, आप लग गए भाई किसके अंदर, आप लग गए पटवारी लग गए आप, अब भाई 40,000 रुपए आप कमाने लग गए। समझ में आ गया। अब 60,000 रुपए आने लगे, तो पहले आपके सामने, पहले आपके घर में कितना खर्चा होता था भाई, 10-15,000 रुपए आप खर्च करते थे, आप कितना करने लग जाओगे, 25 से 30,000 रुपए खर्च करने लग जाओगे। समझ में आ गया। तो आय बढ़ी आपके घर की, तो खर्च करने का तरीका भी बढ़ा। अब आप ये नहीं सुनते हो भाई चाहे कितने पैसे कमा लो पैसे तो उतने ही बचते हैं, सुना ना आपने सिद्धांत, ये क्यों होता है, क्यों कोई आदमी की जितनी ज्यादा आय बढ़ती है वो उतने ज्यादा उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, आय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। सामान्य वस्तु, आय बढ़ने पर क्या होती है, मांग भी बढ़ती है। समझ, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, तो सीधा सिद्धांत था भाई, पहले आपके सामने हो सकता था आप मोटरसाइकिल पे चलते छोटी वाली पे, आप अब हो सकता है गाड़ी भी लेकर आ जाओ। समझ में आ गया आपके सामने। पहले आप हो सकता था घर की सब्जी आपके सामने बाड़ी में उगाते थे, अब हो सकता है बाड़ी में उगाना बंद कर दो, बाजार से ज्यादा लाना शुरू कर दो।
समझ में आ गया। घटिया वस्तु, आय बढ़ने पर आय बढ़ने पर भी मांग घटती है। क्यों? आपको एक बात सोचना, आय बढ़ेगी ना तब आप अगर आप वस्तु कम खरीदोगे, लेकिन कैसे खरीदोगे? बढ़िया खरीदोगे, आपके सामने ब्रांडेड चीजें खरीदना शुरू कर दोगे। जैसे पैसे आने लग जाएंगे, एबी बास नहीं एडिडास के जूते खरीदने शुरू कर दोगे आपके सामने। तो चाहे आय बढ़ेगी, अगर आपकी वस्तु अच्छी नहीं है तो उसके धीरे धीरे मांग घटनी शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या आता है? जब एक वस्तु की कीमत घटती है तो दूसरे वस्तु के मुकाबले सस्ती हो जाती है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या करता है? जब एक वस्तु की कीमत घटती है तो दूसरी वस्तु के मुकाबले सस्ती हो जाती है। तो इसमें क्या बताएगा भाई? कोई ये चीज ये है कि मान लो अगर कोई प्रोडक्ट था, है ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको पसंद क्या था? आपका जो चाय सस्ता होने पर उपभोक्ता कॉफी के स्थान पर चाय अधिक खरीदेगा हमेशा। मतलब देखो ये बहुत सिंपल सिद्धांत है, मतलब इसके अंदर कुछ लास्ट में यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट में डिफरेंस कर रखा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं क्या लिख रखा है इसमें। मैं बताऊं आपके सामने क्या होता है। भाई एक कोई वस्तु थी, आप चाय खरीदते थे, चाय पीते हो भाई आपके सामने, और आपका भाई क्या क्या खरीदता? आपका एक साथ वाला परिवार है, वो क्या खरीदता आपके सामने? कॉफी पीता है। अब क्या हो गया भाई? कॉफी पीना उनके लिए कोई जरूरी भी नहीं है, चाय से भी काम निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभार कॉफी भी पी लेते हैं। अब क्या हुआ? चाय की कीमत गिर गई। भाई क्या हुआ? असम में क्या हुआ? आपके सामने बहुत ज्यादा चाय का उत्पादन और चाय की कीमत गिर गई। अब आपके पास क्या होगा? कॉफी की तो प्राइस वही थी, तो पहले मान लो दोनों की कीमत 50-50 रुपए थी, तो लोग क्या करते थे? कॉफी ज्यादा पी लेते थे, चाय को इतनी भाव नहीं देते थे। अब क्या हो गई? डिमांड कम होने लगे, तो चाय कितने की होगी? 40 की हो गई, और कॉफी की कीमत उतनी रही 50 की 50। तो अब लोग क्या करेंगे? कॉफी को पीना कम कर देंगे, और किसको पीना शुरू कर देंगे? चाय को पीना शुरू कर देंगे आपके सामने। ये देखा ना आपके सामने। ये उदाहरण समझ में आया तो मैं बताऊंगा आपको एक और बढ़िया वाला उदाहरण। क्या हुआ था? थोड़े दिन पहले रिचार्ज महंगे हुए थे, जियो केयर, एयरटेल केयर, इनके, तो लोगों ने क्या किया था? बीएसएनएल में पोर्ट करवाई थी ना सिम। क्यों? क्योंकि बीएसएनएल हो सकता था पहले, बीएसएनएल के कामों से बीएसएनएल की जो संतुष्ट नहीं थे बाजार में लोग, लेकिन उसकी प्राइस कम थी, तो लोगों ने बीएसएनएल को यूज करना शुरू कर दिया। इसको क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है अब आपको सामने अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। इसका उदाहरण यह दे रखा है कि चाय सस्ती होने पर उपभोक्ता कॉफी के स्थान पर अधिक चाय खरीदता है। इसको प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो यह था तटस्थता, जो उदासीनता वक्र एवं बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट करना, तथा आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव को भी मैंने विस्तार से बताया। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे अपन करने वाले हैं। उसका जो पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी विषय सामग्री, प्रकृति एवं विधि की विवेचना कीजिए, साथ ही सकारात्मक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर प्रकट कीजिए। मतलब अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी विषय सामग्री क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी विधि का विवेचन क्या होता है, इसके बारे में अपने विस्तार से बताना है। साथ के साथ सकारात्मक व आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भी आपको अंतर बताना है। तो आपके सामने अर्थशास्त्र से संबंधित सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा, और पॉजिटिव और जो नॉर्मेटिव जो आपके सामने इकोनॉमिक्स होता है उसके बीच में भी जो डिफरेंस के साथ साथ आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग कॉलेजों में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर मैं आपको पीडीएफ पढ़ाऊँ तो काफ़ी बच्चों सवाल है, सर हम रिवीजन के लिए पूरी पीडीएफ जो आप पढ़ा रहे हो ये हमको भी पढ़नी है, तो हम फ्री में कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? तो फ्री में अगर ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर दे रखा मैंने? डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर आप बाकायदा क्या कर सकते हो? सारे के सारे आपके सामने जो ये पीडीएफ है फ्री में प्राप्त कर सकते हो। क्या तो ज्वाइन करते हैं वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर वहाँ पर नहीं मिले तो फाइल वाले सेक्शन में जाकर आप प्रिंसिपल सर्च कर लेना, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स सर्च कर लेना, छोटे शब्दों में MICRO सर्च कर लेना। BA फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ अगर फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्या कर सकते हो? सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि लोग, व्यक्ति और समाज अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके असीमित आवश्यकताओं का प्रयोग कैसे कर पाते हैं। मतलब अर्थशास्त्र एक ऐसी चीज होती है ना जिसमें चाहे कोई व्यक्ति हो गया या पूरा का पूरा एक ग्रुप या समाज हो गया,
जिनके पास जो जो चीज़ें हैं उसका उपयोग करके वो अपनी घर गृहस्थी कैसे चला पाते हैं, अब उनकी जो इच्छाएं हैं उनको किस प्रकार से पूर्ण कैसे कर पाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है आपके सामने अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। भाई एक अगर आपको क्या करना है, अब आपकी ये इच्छा है कि मुझे ना एक बुलेट बाइक लेकर आनी है, लड़कों की, आजकल तो लड़कियों की भी इच्छा होती है ना, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे आपके पास जो पॉकेट मनी पहले से थी 50-60 हज़ार रुपये 1 लाख के आसपास वो पहले से पड़ी हुई थी, उसके अलावा आपने क्या किया, इस बार घर वालों से थोड़ा मांगा कि भाई मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में अच्छा लेकर आऊँगा ना, तो आप मुझे लाख के आसपास आराम से दे देना। तो इस प्रकार से आपने थोड़ी और व्यवस्था करा के क्या कर लिया, बुलेट की जो व्यवस्था कर ली, जो रॉयल इनफील्ड वाली बाइक आती उसकी। तो आपके पास जो संसाधन थे, कुछ पैसे आपके थे, कुछ घर वालों से किए, कुछ आपने काम किया, ऐसा सब कुछ मिलाकर आपने क्या कर लिया, आपकी जो असीमित आवश्यकता थी, आपकी क्या आवश्यकता थी, बुलेट खरीदना आपकी आवश्यकता थी, उसको पूर्ण कर लिया। यह चयन और दुर्बलता का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान भी कहा है और रॉबिन ने इसे चयन का विज्ञान भी कहा है। तो चयन का, अब आपके पास उस लाख रुपए से आपके पास क्या क्या कर सकते थे, आप एसआईपी कर सकते थे। एसआईपी मतलब क्या, तो स्टॉक मार्केट में रुपए लगा देते, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते, कोई एक जो इक्विटी आती है उसमें आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते थे, मतलब इन्वेस्टिंग कर सकते थे आप। समझ में आ गया उस पैसे को, उससे आपको बुलेट, आपकी इच्छा थी भाई, क्या इच्छा थी आपकी कि मुझे ना एक जो बुलेट बाइक चाहिए, उसको पूर्ण कर सकते थे या फिर घर वालों को दे सकते। तो इतनी सब चीज़ों में आपने किस चीज़ को महत्व दिया, किस चीज़ को चॉइस किया, उसको भी अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और दुर्बलता, भाई हर विज्ञान के, हर व्यक्ति के पास पैसे तो होता नहीं है, कमी होती है। भाई आपके पास भी 2 लाख रुपए की कमी की थी, आपके पास जितने की भी आती है, भाई मुझे तो नॉलेज नहीं है इतना कितने की आती है, लेकिन शायद 3 लाख के आसपास आती है बुलेट बाइक, है ना। तो 2 लाख रुपए की कमी थी आपके पास, तो उस बताना एक बार कमेंट बॉक्स में कितने रुपए कहते हैं, जो बुलेट लवर है कमेंट बॉक्स में स्पैम मार दो, है ना। तो दुर्बलता का विज्ञान मतलब भाई 2 लाख रुपए की कमी थी, आपने कहीं ना कहीं से उसको जुगाड़ किया, तो इसको भी अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। एडम स्मिथ ने क्या कहा आपके सामने कि यह किसका विज्ञान है, इसको धन का विज्ञान भी कहा जा सकता है। जबकि जो रॉबिन्स नामक वैज्ञानिक, उसने क्या कहा, इसे चयन का, चॉइस का विज्ञान भी अपन कह सकते हैं, कि आप किस चीज की चॉइस करते हो उसका विज्ञान भी कहा जा सकता है। अर्थशास्त्र है मुख्य रूप से उपयोग, उत्पादन, विनिमय और राजस्व का अध्ययन करता है। अब अर्थशास्त्र किन किन चीजों का अध्ययन करता है, अगर अपन विशिष्ट रूप से पढ़ें तो पहला पॉइंट है उपभोग, किस चीज का आप कैसे उपभोग करते हो। उपभोग मतलब क्या होता है आपके सामने, उपभोग का अर्थ होता है आपके सामने कोई भी चीज आपने खरीदी तो उसको कैसे यूज करते हो, कैसे आप उत्पादित करते हो, कैसे आप उसका लेन देन करते हो, इसी को किस नाम से जाना जाता है, जो अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं सब चीज जाना भी जाता है, इन्हीं सब चीज का अध्ययन भी करता है। भाई कोई कंपनी थी, उसमें प्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे पैसे का लेन देन या प्रोडक्ट का लेन देन हुआ, उसमें राजस्व मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। या लेन देन पैसे का नहीं है, पैसे के अलावा चीजों का भी लेन देन हो सकता है, या राजस्व में पैसे का लेन देन कितना हुआ, और फिर किस किस व्यक्ति ने कितना उपभोग किया उस चीज का जो प्रोडक्ट आपने बनाया था। इसको किस नाम से जाना जाता है, अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र होते हैं। अब अर्थशास्त्र 2 आपके सामने मुख्य भागों में बटा, सबको पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब क्या होता है भाई, आप सबको पता है, माइक्रो आपने सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब सुना होगा ना आपने। तो ये क्या होते हैं, छोटे, एकदम जो छोटी सी इकाई होती है ना, व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाई होती है, जिसमें कोई एक व्यक्ति का, कोई एक फर्म का, एक बाजार का। भाई आपकी एक दुकान है और एक आपकी एक दुकान का अध्ययन किया जा रहा है, तो वो कौन सी इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। समझ में आ गया आपके सामने, आप कितना पैसा कमाते हो, आपकी दुकान में कितने कस्टमर आते हैं, आपकी दुकान कैसी चलती है, कौन कौन सी आपकी नीश है, आपके जो आप किस नीश को टारगेट करते हो, इन सब चीजों को अध्ययन किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, वेस्ट अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। समशिष्ट आपके सामने अर्थशास्त्र कौन सा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा होता है, जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था को आपके सामने क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसमें पूरे, एक छोटा सा उदाहरण, आपका पूरा बाजार है ना, उसका अध्ययन किया गया कि भाई यहाँ पर कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, कौन कौन सी दुकानें पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा कमाई कौन से जो व्यापारी करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कौन सा ज़्यादा निकलता है, तो किसको फायदा है, किसको नुकसान है। तो पूरे बाजार का कर लिया, वैसे पूरा बाजार का नहीं इसमें होता, तो पूरे देश का ही है, लेकिन एक मान लो आप पूरे बाजार का आपका अध्ययन किया गया, उसको क्या कहा जाता है, मैक्रो के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिक बता देता हूँ, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। समझ आ गया। इसमें
पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है पूरे देश की, जिसमें राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी कितनी है, मुद्रास्फीति मतलब जो कितनी ज़्यादा आपके सामने क्या चल रही है, महंगाई कितनी चल रही है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है प्रकृति और विधि कैसी है इसकी। प्रकृति कैसी है, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। अगर अर्थशास्त्र को अपन गहराई से समझते हैं तो इसमें कला भी दिखाई पड़ती है, इसमें विज्ञान भी। कला क्यों, क्योंकि पैसे को चलाना, कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण करना, उसको किसी चीज को उत्पादित करना, धन लगाना, उत्पादित करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर बाजार में बेचना, एक अपने आप में कला है। साथ के साथ ये विज्ञान भी है। अगर आप वैज्ञानिक ढंग से चीजों का विश्लेषण नहीं करोगे कि मेरे निश की प्रोडक्ट ये है, तो आप शायद नहीं कमा पाओगे उतना पैसा। समझ में आ गया ना। आपके पास जितने मजदूर हैं उनको कैसे काम पर सही से रखना है, कैसे उनसे काम करवाना है, बाजार में आपका कोई व्यक्ति है, कोई कंपटीशन है, उसको कैसे बीट करना है। तो सभी की ये दोनों का मिश्रण है। इसमें कुछ कलाएं हैं, इसमें कुछ विज्ञान भी है। समझ में आ गया। ये सिद्धांत पर आधारित होने के कारण विज्ञान भी है और सिद्धांतों को लागू करने का कौशल के कारण कला भी है। अलग अलग सिद्धांत लागू होते हैं कि पैसे को कम से कम पैसे को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जा सके, इस प्रकार की कला के सिद्धांत है। लेकिन सिद्धांत अकेले होने से कुछ नहीं होता, उन सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर लागू भी करना होता है, तभी तो आप अपनी दुकान में पैसे कमा पाओगे। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो कैसे कमाओगे। तो इसमें सिद्धांत भी है और उनको लागू करने की कला भी है। तो दोनों चीजें होने के कारण ये क्या है, विज्ञान और कला का एक साधारण सा एक बहुत खूबसूरत मिश्रण है। समझ में आ गया। अगला पॉइंट है विधि। अर्थशास्त्र में आगमन, इंडक्टिव विशिष्ट से सामान्य और इंडक्टिव सामान्य से विशिष्ट की दोनों की विधियों का उपयोग किया जाता है। समझ में आया आपके सामने। अब बात करें, आपके सामने एक और प्रश्न देखने को मिलता है, सकारात्मक अर्थ और आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, प्रकृति क्या है। समझ में आ गया आपके सामने। कोई भी चीज है वो क्या है, क्या होना चाहिए था, मतलब क्या हुआ, आपने क्या क्या सेल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया उसकी सेल कितनी की, सिर्फ मात्र 80 रुपए की। समझ में, तो कितने की सकारात्मक मतलब 80 की कर पाए, और कितने की होनी चाहिए थी, आपका अनुमान था 120 की होनी चाहिए थी। समझ में आ गया। तो इसको क्या कहा जाता है, आदर्शात्मक। आदर्श का अर्थ क्या होता है, एकदम मतलब आइडियल सिचुएशन, बहुत ही शानदार सिचुएशन। तो आपके हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन वही कितनी, 80 रुपए की। तो 80 की कितनी है आपके सामने, पूरी की पूरी ये मान लो कि सकारात्मक है, जितना होना चाहिए था उतना हो गया। आदर्शात्मक मतलब जो हमने उम्मीद की थी उतनी। मूल्य तथ्य, वैल्यू फ्री होती है, वैल्यू जजमेंट होते हैं, मतलब जो चीजें वास्तविक होती है ना, वही की वही चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। इसमें मूल्य निर्णय पर आधारित होते हैं, जो आप निर्णय लेते हो ना उसके आधारित पे होते हैं। भाई अगर आप ज्यादा से ज्यादा आपके सामने क्या करोगे, आपके सामने कोशिश करोगे तो चीजें और ज्यादा सेल्स निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए आपके सामने भारत में बेरोजगारी दर कितनी है, 6.5% भारत में बेरोजगारी दर देखने को मिल सकती है। मतलब कितनी प्रतिशत देखने को मिल सकती है, 6.5% भारत के अंदर बेरोजगारी है टोटल की टोटल। समझ में आ गया। ये सकारात्मक है, मतलब ये चीजें वास्तविकता में पाई जाती हैं। अगला, सरकारी को गरीबी दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, तो ये जजमेंटल है भाई। समझ में आ गया। क्या होना चाहिए था, अगर सरकार ये प्रयास करती तो ये हो जाता, गरीबी दूर हो जाती। लेकिन ये बेरोजगारी 6.5% तो अभी भी है। समझ में आ गया ना। अगर यही चीज आदर्शात्मक में चली जाती है, अगर ये लिखा होता कि बेरोजगारी 6.5% से कम होनी चाहिए थी अगर सरकार अच्छे से प्रयास करती तो। समझ में आ गया। सत्यापन की बात करें, कैसे पता चलता है, तथ्यों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। आंकड़े, तथ्य, इनके आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। और इसको सत्यापित नहीं किया जा सकता क्योंकि राय होती है भाई, ये नहीं होती सरकार ने अगर ये करके नहीं, अगर ये किया होता तो ये हो जाता। तो अब ये कैसे पता ये हो जाता, इसका कैसे पता चलेगा भाई, क्योंकि वही तो है नहीं चीज, अपन तो अनुमान लगा रहे हैं ये हो सकता था। तो इसीलिए किस पे आदर्शात्मक चीजें किस पे होती हैं, आपके सामने सत्यापित नहीं किया जा सकता, राय पर आधारित होती है। तो ये था आपके सामने आपका जो साधारण सा प्रश्न, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण, अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी विशेष सामग्री व प्रकृति के बारे में बताइए। मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप में प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा, अच्छे से करके आ जाना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मांग और आपूर्ति के नियमों की व्याख्या कीजिए।
बाजार संतुलन कैसे निर्धारित होते हैं, इसके रेखा चित्र द्वारा समझाइए आपके सामने। तो मांग और आपूर्ति के जो नियम होते हैं उसको आपको बताना है और रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। रेखा चित्र तो मैंने लिए नहीं है, लेकिन मांग का नियम और आपूर्ति का नियम दोनों के दोनों नियमों को जितनी कोशिश होगी उतना बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये जो पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसको फ्री में पढ़ना चाहते हो, साथ के साथ आप क्या करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो सारे के सारे कॉन्सेप्ट में फ्री में पढ़कर, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये जो आपके सामने जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे डाल रखे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ के साथ आपको यहाँ पर कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके भी आप और कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम बताता है आपके सामने कि अन्य बातें रहने पर, जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। देखो सीधी सीधी बात, देखो सीधा सिद्धांत आपके सामने जो मांग का क्या सिद्धांत है। अगर कोई भी आदमी है ना, सबसे पहले उसमें कुछ चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट क्या होनी चाहिए आपके सामने, जैसे उपभोक्ता क्या है, कोई आदमी पहले जितने पैसे कमा रहा था ना, आज भी उतने पैसे कमा रहा है। उसकी पहले आईफोन खरीदने में जितनी रुचि थी ना, आज भी उतनी ही रुचि है। समझ में आ गया क्यों? अगर ये चीजें कांस्टेंट क्यों होनी चाहिए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे एक बार के लिए। समझ में आ गया? तो अब क्या होगा, कोई वस्तु की कीमत बढ़ेगी। भाई पहले कोई भी आदमी है ना 2 लाख रुपए का क्या खरीदना चाहता था, आपके सामने 2 लाख रुपए की कोई आईफोन तो एक ऐसी चीज है जो लोग पैसे के लिए खरीदते हैं, इसको तो दान करते हैं, अलग गोड्स में आता है आईफोन। लेकिन आप ये समझ लो 2 लाख रुपए की उसको कोई जमीन खरीदनी थी। समझ में आ गया? 2 लाख रुपए की कोई जमीन मिल रही थी, कोई प्लॉट मिल रहा था 2 लाख रुपए में, उसकी कीमत है ना अब आपके सामने बढ़कर कितनी हो गई, 4 लाख हो गई। भाई 4 लाख हो गई तो अब क्या हो गया, आदमी है ना जिसके पास, भाई काफी आदमी ऐसे थे जिन्होंने 2-2 लाख रुपए जोड़ के रख रखे थे, अब वो तो वैसे नहीं खरीद पाए क्योंकि वो तो उनके उस पास तो उतना पैसा नहीं है। साथ के साथ कुछ लोग क्या सोचेंगे, भाई ये जो आपके सामने ये जो 4 लाख रुपए बढ़े ना, मतलब 4 लाख रुपए की आपके सामने यहाँ पर कीमत कर रखी है इस प्लाट की, ये इतने रुपए का प्लाट है नहीं यहाँ पे, इतने रुपए के तो हम, इससे अच्छा तो हम 4 लाख रुपए का प्लाट या फिर 4 लाख रुपए की चीज तो कहीं पर बाजार के जो शहर होता है उसके आउटर इलाके में भी हम खरीद सकते हैं। इस गांव में खरीद कर क्या करेंगे, तो काफी लोग क्या है उसको फिर से खरीदने से मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि इतनी इस चीज रुपए की कीमत नहीं है, ओवर वैल्यूड है। आजकल मार्केट में सुनते होगा ना, स्टॉक मार्केट में ये जो स्टॉक था ये ओवर वैल्यूड है, जितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे ज्यादा उसकी कीमत है, तो यही होगा, ओवर वैल्यूएशन हो जाती है। तो लोग क्या सोचते हैं, ये इसको खरीदने में कोई फायदा नहीं है, इसको नुकसान होगा। तो जैसे जैसे कोई चीज की कीमत बढ़ती है उसकी मांग घट जाती है। समझ में आ गया आपके सामने? भाई ज्यादा उदाहरण क्यों लो, आप ये समझ लो कि मार्केट में ना, मार्केट में आप घर में टमाटर लेकर आते हो, समझ, टमाटर की कीमत 100 हो गई, आपकी मम्मी क्या कहेगी, कोई बात नहीं, दही घेर कर या फिर आपके सामने छाछ घेर के, दही घेर के अपन काम चला लेंगे, या फिर और कोई ऐसी चीज जो खटास लाती है, जैसे कैरी का सीजन डालता है, कैरी डाल देंगे उसके अंदर, लेकिन टमाटर नहीं खरीदोगे आप, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है। 100 रुपए किलो टमाटर हो गया, बहुत कम चांस है भाई आप एकदम ही रईस बंदे हो, टमाटर के साथ ही खाऊंगा, जबकि तो बात अलग है, वरना तो अधिकतर तो नहीं खरीदोगे। समझ में आ गया? कितने विद्यार्थी है जो नहीं खरीदेंगे, स्पैम कर दो एक बार, मुझे कमेंट कर दो अभी के अभी कि 100 रुपए किलो टमाटर होंगे तो आप नहीं खरीदोगे, है ना। समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा, पहले मान लो कि 100 रुपए किलो टमाटर क्यों हुए, क्योंकि आपके सामने 100 जो कितना था, 10 किलो आपके सामने क्या आए थे, टमाटर आए थे, और उसको खरीदने वाले कितने थे, 100 ग्राहक थे। समझ में आ गया? तो 100 ग्राहक थे, तो इससे क्या होगा, आपके सामने टमाटर कम पड़ गए। कितने लोगों क्या है भाई, उन 10 किलो टमाटर को तो लगभग 20 लोग ही खरीद के ले गए, 80 लोगों को और जरूरत थी। तो इसलिए क्या हुआ, मार्केट में एक और आपके सामने बाजार में एक और लोग, एक और आदमी है, उसको पता चला कि 5 किलो तो मेरे पास बचे हैं, तो उसने क्या कर दिया, 100 रुपए किलो उसके भाव बढ़ा दिए। अब क्या हुआ, सबको पता चला 100 रुपए में बेच रहा हो, तो तब क्या करेंगे, आपके सामने इसमें से सारे के जो 75 है ना, जो 80 में से क्या करेंगे, लगभग आपके सामने जो 75 लोग हैं वो ऐसे कहते हैं भाई मैं तो नहीं खरीद रही। समझ में आ गया? 5 लोगों के घर में शादी थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब इनमें से, मतलब शादी थी या कोई फंक्शन था जिनको खरीदना जरूरी था, उन्होंने 5 किलो में से क्या क्या 3 किलो टमाटर खरीद लिए। समझ में आ गया आपके सामने? अब कितने बच गए,
अब ग्राहक, अब बाजार में एक भी ग्राहक नहीं है और 2 किलो उसके पास टमाटर बचे हुए हैं। अब वो क्या सोचेगा, अब ये 2 किलो टमाटर कैसे तो निकालो वरना ये गल जाएंगे, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, इसकी प्राइस को कम कर देगा। क्या कर देगा, इसकी कीमतों को कम कर देगा। पहले क्या थे, 20 किलो जो आपके सामने मार्केट में जितने टमाटर थे उससे ज्यादा ग्राहक थे। अब क्या हो गए, टमाटर ज्यादा हो गए, ग्राहक कम हो गए। तो अब क्या करेगा, उसकी प्राइस घटनी शुरू हो जाती है। अगर प्राइस घटेगी तो वो 75 लोग घर पे वापस गए थे ना, वो वापस आएंगे दौड़कर कि भाई मैं भी खरीद कर लेकर आता हूं। समझ में आ गया आपके सामने। तो यही होता है, जब आपके सामने कोई चीज की प्राइस बढ़ती है, टमाटर की प्राइस बढ़ी, ग्राहक क्या हो गए, कम हो गए, मांग घटनी शुरू हो गई, और प्राइस जैसे घटी वो लोग भागकर वापस आ गए कि मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, आपके सामने इस प्रकार से मांग बढ़ जाती है। टमाटर वाले उदाहरण से आपके सामने समझ में आ गया ना कि सेब की कीमत बढ़ने से लोग कम सेब खरीदते हैं। तो यह आपके सामने इसका कैसा होता है, जो मांग, डिमांड होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस के। कैसे होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। विथ जो आपके सामने, भाई इंग्लिश मीडियम से विद्यार्थी हूं मैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता है मुझे, विथ अनुपाती बोलते हैं साहित्यिक हिंदी में, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई डिमांड का प्राइस के अनुसार। प्राइस बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी, डिमांड बढ़ेगी। समझ में आ गया आपके सामने। आई होप अच्छे उदाहरण के साथ बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया मैंने। अगले वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने आपूर्ति का। पूर्ति का नियम बताता आपके, आपूर्ति का नियम क्या बताता आपके सामने, जब बातें समान रहती हैं, मतलब लोगों के पास जितना पैसा चाहिए उतना था, रुचि जितनी चाहिए थी उतनी चाहिए थी, तो कोई भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो बाजार में उपलब्धता भी बढ़ती है। भाई छोटा सा उदाहरण बताऊं, कैसे बढ़ेगी, आप कहोगे सर अगर बढ़ जाती तो कीमत घटती नहीं। मैं बताता हूं क्या आता है। भाई एक साल ग्वार के भाव है वो आपको पता है कितने चले गए थे, लगभग 30-40 हजार रुपए के आसपास, 20-30 हजार रुपए के आसपास गए थे। उस समय सोना भी इतना ही था। सुना होगा अपने आसपास के जो आपके पिताजी है ना, उनसे पूछना, ये चीज बताएंगे कि जो ग्वार के भाव एक बार कितने हो गए थे, 20-30 हजार रुपए के आसपास हो गए थे, सोने के बराबर ग्वार के भाव हो गए थे। तो क्या हो गए थे, अगले साल हर आदमी ने ग्वार उगाया था। या फिर आप किसान के लड़के हो, अगर आप किसानी करते हैं आपके माता पिता, तो आपको ये तो चीज पता होगी, एक साल जैसे इस साल सरसों के ज्यादा भाव है ना, तो अगले साल सरसों ज्यादा उगाई जाती है। देख लेना, अगर अभी तक आपने ये चीज नहीं देखी ना, तो इस बार नोटिस कर रहा है चीज। भाई पढ़ाई का अर्थ यही नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, किताबों में नंबर लिया है बस ओहो मौज हो गई, नहीं। अपने आसपास के जीवन को भी समझा करो कि पढ़ाई जो अपन पढ़ रहे हैं आसपास के जीवन से जोड़ोगे, ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगी। नोटिस करना, एक साल मूंगफली के दाम बढ़ जाएंगे तो देखना कि मूंगफली ज्यादा उगाई जाएगी। होता ना ऐसा आपके सामने। तो क्या होगा, अब मूंगफली के दाम बढ़े, समझ में आपके सामने, तो क्या हो गई, मूंगफली ज्यादा उगाई गई। अब मूंगफली ज्यादा उगाई जाएगी तो बाजार में मूंगफली आएगी भी ज्यादा, समझ में, तो उसकी आपूर्ति भी क्या होगी, ज्यादा आएगी। तो यही है, कोई भी वस्तु की जब कीमतें बढ़ती हैं तो क्या होता है, बाजार में चीजें भी बढ़ती हैं, मतलब बाजार में आपूर्ति भी बढ़ती है। क्यों, ज्यादा से भाई लोगों की क्या संभावना है कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। कैसे कमाएगा, वो वस्तु को उगाएगा जो जिसकी ज्यादा कीमतें हैं। तो समझ में आएगा, इससे क्या ज्यादा से ज्यादा बाजार में चीजें आएंगी। जब कीमतें घटती हैं तो पूर्ति घटती है, और ये कीमत और पूर्ति के बीच में सीधा संबंध दिखाती है। मतलब जब कीमतें आपके सामने घटती हैं तो क्या होती है, आपके सामने आपूर्ति भी घटती है। भाई अब कोई चीज है, आप खुद उदाहरण देके बताओ, इस बार पिछली बार आपके सामने जो चना था उसका भाव गिर गया 500 रुपए, क्यों उगाओगे चने को? भाई आपको पता चल रहा भाव तो पहले से गिरा हुआ है, और उगा लेंगे तो फिर और गिर जाएगा भाव। इससे अच्छा आप सरसों उगाओगे, 1000 रुपए पहले बढ़ी हुई है। भाई घटकर घटेगी वो, 1000 रुपए उसके भाव पहले बढ़ गए, अगर घटेगी भी ज्यादा आपूर्ति से तो 500 रुपए घटेगी, 500 का प्रॉफिट तो फिर भी है। उधर पहले से वो 500 नीचे जाए हो आपके सामने क्या, चना, तो आप क्या करोगे, आप सरसों उगाओगे। तो यही है, कीमत बढ़ी तो आपूर्ति भी बढ़ी, कीमत घटी तो आपूर्ति भी घटी। तो इसका मतलब क्या होता है आपके सामने, सप्लाई होती है ना, सप्लाई मतलब पूर्ति, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, जो समानुपाती होती है। इसके बारे में पता भाई मेरे को, समानुपाती होती है प्राइस के कीमत के। कीमत बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, समझ में आ, सरसों ज्यादा उगाई भाई आपने, सरसों के दाम बढ़े, सरसों ज्यादा उगाई। प्राइस घटी, कीमत घटी, आपने सरसों कम उगाई, सरसों कम जो क्या हुआ, कम आई मार्केट में। समझ में आ गया, कोशिश कर रहा हूं हर चीज आपको अच्छे से समझाऊं।
कीमत बढ़ने पर उत्पादक अधिक सोना बेचते हैं ताकि उन्हें अधिक लाभ हो सके। ये तो चलो आपके सामने अलग चीज है। अब आपके सामने इनको वक्र के माध्यम से आपके सामने डायग्राम तो नहीं ले पाया, अगली बार से कोशिश करूंगा जोड़ने की, लेकिन फिर भी मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या होता है, बाजार संतुलन क्या होता है, छोटे वाले प्रश्नों में आएगा, अच्छे से देख लेना भाई इसको। ये मांग का सिद्धांत या आपूर्ति का सिद्धांत, एक सिद्धांत जरूर से देखने को मिलेगा। बाजार संतुलन की वो स्थिति होती है जब बाजार में किसी वस्तु की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो जाती है। भाई संतुलन क्या, आपके पास एक ताखड़ी है, ताखड़ी समझो, समझते हो ना आप, ऐसे तुल भाई जो न्याय वाली मूर्ति होती है उसमें जो जो लेके रखते हैं ना ताखड़ी, दो बाट, या फिर आपने कोई गांव के विद्यार्थी तो उनको तो पता, उनमें जो सामान तोला जाता था वो किस पे तोला जाता था, एक तराजू पे तोला जाता था। तराजू देखा होगा, नहीं देखा तो गूगल कर लेना तराजू क्या होता है आपके सामने, समझ में आ गया। उसकी एक तरफ बाट होता है और एक तरफ क्या होता है, आपके सामने सामान रखा जाता है। तो अब क्या किया भाई, 1 किलो गेहूं का 1 किलो का बाट रखा और 1 किलो का गेहूं रख दिया, तो क्या हो जाएगा, वो बराबर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, संतुलन बोला जाता है। यही संतुलन कहां होता है, मार्केट में भी होता है। जितनी मांग थी उतनी चीजें आ गई भाई। 10 किलो टमाटर चाहिए थे और 10 ग्राहक थे जिनको 1-1 किलो सामान चाहिए था, तो क्या हो गए, संतुलन देखने को मिल गया। इस बिंदु पर जो कीमत तय होती है उसको संतुलन कहा जाता है। मतलब इस बिंदु पर भाई, इस बिंदु पर क्या 40 रुपए किलो टमाटर बिका, तो इसी को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है, या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से जाना जाता है। मतलब जब जितनी जरूरत हो उतना ही चीजें आए आपके सामने मार्केट में, उस समय कोई चीज की जितनी कीमत होती है वही उसकी वास्तविक कीमत होती है, वही उसकी संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से उसको जाना गया। समझ में आ गया। इस पर बेची गई मात्रा को संतुलन मात्रा भी कहा जाता है। और इस प्राइस पे अगर कोई प्रोडक्ट को बेचा जाता है उसको क्या कहा जाता है, संतुलन मात्रा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया, वरना तो डिसबैलेंस हो जाती हैं चीजें। निर्धारण की बात करें, मांग कर्व, डिमांड कर्व क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर ढलान वाला होता है, विपरीत संबंध दिखाता है, मतलब ऐसे वाला होता है इसका कर्व। ये डिमांड और प्राइस का कर्व है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाता है तो ऐसे होता है भाई, देख लेना। समझ में आ गया, नीचे की तरफ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। समझ में आ गया। अगला आपूर्ति वाला कर्व कैसे होता है, आपके सामने इस प्रकार से जाएगा भाई, ऐसे। सप्लाई और प्राइस वाला कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कैसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा। सप्लाई और प्राइस वाला जो कर्व ऐसे बनेगा। समझ में आ गया आपके सामने। जिस बिंदु पर दोनों वक्र आपस में काटते हैं, जैसे आपके सामने ये वाला पॉइंट, इसको इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। ये सप्लाई वाला और डिमांड वाला दोनों के कर्व आपस में जहां पर काटते हैं, इसको ई पॉइंट बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है। समझ में आ गया, जहां जितनी जरूरत थी उतना ही प्रोडक्ट मार्केट में आया था। असंतुलन, यदि कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो तो पूर्ति अधिक हो जाती है। मतलब जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा अगर चीजें आ जाती है तो चीजें अधिक हो जाती हैं, और कम हो जाए तो मांग अधिक हो जाती है। इससे बाजार की शक्तियों पर क्या होती है, संतुलन किससे लाया जाता है, पैसे को बढ़ाकर या घटाकर लाया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये था आपके सामने मांग और आपूर्ति का नियम, विस्तार से मैंने बताया, बाजार संतुलन को भी समझा दिया है, सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया होगा आपके सामने। अब आप पेपर में अच्छे से लिख के आ जाना भाई इन प्रश्नों को।